हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पास करें में। तो आप सभी को पता कि हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम के लिए हमने एक स्पेशल बैच शुरू किया हुआ है जिसमें अलग अलग टीचर्स आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं। और मैं जो सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहा हूँ उसका नाम है ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में हमने एक पहला हमारा टॉपिक शुरू किया हुआ है। उस टॉपिक का नाम है कॉस्मोस, यानी कि जिसे हिंदी भाषा में बोलते हैं ब्रह्मांड। क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड। तो हमने इससे पिछले वाले क्लासेस में हमने देखा था कि एक्चुअल में ब्रह्मांड क्या है। ब्रह्मांड के बारे में हमने जितने भी जो स्टार्टिंग की बातें थी कि स्टार्टिंग में लोग इसके बारे में क्या सोचते थे कि ब्रह्मांड शुरू में क्या था, हमारी सृष्टि कैसे थी, और बाद में जाते जाते आज के वर्तमान समय में जो उस विचारधारा में जो परिवर्तन आया है वो भी हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने स्टार्टिंग में 140 ईस्वी से लेकर 1929 तक का सफ़र हमने देखा था। 140 में सबसे पहले ये बोला गया था कि हमारी जो पृथ्वी है वो सेंटर में है बिल्कुल, और जो सूरज है, जो पूरा सोलर सिस्टम है, ये इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ये विचारधारा दी थी मिस्र के एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, जिसका नाम था टोलमी। ठीक है। बाद में जाकर कोपरनिकस आता है और वो एक अलग कंसेप्ट देता है जिसका नाम था हेलियोसेंट्रिक कंसेप्ट। ये सारी चीज़ें हम पिछले क्लास में कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो आई रिक्वेस्ट कि आप एक बार पिछली क्लास देखिए और उन चीज़ों को आप पहले क्लियर कीजिए, क्योंकि उसके बाद ही आपको आज का जो टॉपिक है वो आपको समझ में आने वाला है। तो ब्रह्मांड के बारे में हमने डिस्कस किया था कि ब्रह्मांड क्या है, और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, यानी ब्रह्मांड कैसे बना। अब देखिए कि जब ब्रह्मांड बना था उस टाइम ऐसा तो है नहीं कि कोई इंसान उस टाइम जिंदा था और उसने वहाँ पर वो सब देखा और आज वो हमें ये सब बता रहा है। ये बाद में क्या होता है कि इस पर रिसर्च होती है, अलग अलग फिलोसफर होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वो इस पर रिसर्च करते हैं और उनकी जो रिसर्च होती है वो हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। और अलग अलग लोगों ने ये बताने का प्रयास किया कि ब्रह्मांड कैसे बना। तो अलग अलग लोगों ने जो कंसेप्ट दिए, जो थ्योरी दी, उसमें से एक थ्योरी है जिसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। क्या नाम है? बिग बैंग थ्योरी, जिसके बारे में आपने पहले सुना होगा, काफ़ी सारी चीज़ें आपने इसके बारे में पढ़ी होगी, पर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको मैं आज करवाऊंगा, उसका आपने पहले रट्टा लगाया होगा, पर आपको वो चीज़ें आज मैं समझाऊंगा। क्योंकि ज्योग्राफी में आपको कुछ भी रटना नहीं है, बस कंसेप्ट समझना है और अपने दिमाग में बिठाना है ताकि एग्जाम तक वो चीज़ें आपके दिमाग में छपी रहे। बिग बैंग थ्योरी, जिसे हिंदी भाषा में बोलते हैं महाविस्फोटक, क्या बोलते हैं? महाविस्फोटक सिद्धांत। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम को साथ में लेकर चल रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द है जो हमें हिंदी में समझ में आते हैं, पर कुछ ऐसे शब्द है जो हमें इंग्लिश भाषा में समझ में आते हैं। बिग का मतलब होता है महान और बैंग का मतलब होता है विस्फोट। यानी यहाँ पर ये व्यक्ति जिसने थ्योरी दी थी वो किसी एक बहुत ही बड़े विस्फोट के बारे में हमें बताएगा कि कभी किसी टाइम को विस्फोट हुआ था और उस विस्फोट के फलस्वरूप हमारा जो ब्रह्मांड है वो बनकर तैयार हुआ था। तो सबसे पहले एग्जाम में जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है वो ये आता कि ये बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी। अगर आप मानचित्र को ध्यान से देखोगे तो मानचित्र पर एक देश नज़र आता है जिसका नाम है बेल्जियम। क्या नाम है? बेल्जियम। बेल्जियम के एक पादरी थे जिनका नाम क्या था? जॉर्ज एम लेमेंटेयर। क्या नाम था? जॉर्ज एम लेमेंटेयर। इस वैज्ञानिक ने 1966 के अंदर ये थ्योरी प्रस्तुत की थी, जॉर्ज एम लेमेंटेयर ने, बिग बैंग थ्योरी। 1966 ही वो साल है जब हमारा जो हरियाणा है वो बनकर तैयार हुआ था, पंजाब से अलग हुआ था 1 नवंबर 1966 को भारत के 17वें राज्य के रूप में। ये बातें छोड़िए, अब देखिए ये जो पादरी था ये कौन से देश का था? ये बेल्जियम का था, जिसका नाम था जॉर्ज एम लेमेंटेयर। इसने ये कंसेप्ट दिया था 1966 के अंदर कि बिग बैंग थ्योरी बारे में इसने बताया था। ये थ्योरी क्या थी हम आगे कुछ ही पलों के बाद इसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जो आपके एग्जाम में
छोटे छोटे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बन सकते हैं, वो हम कवर करते हैं। अब देखिए इस व्यक्ति ने ये थ्योरी दी, लेकिन ये अच्छे से उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सका। बाद में जाकर 1 साल बाद, यानी कि 1 साल बाद 1967 में एक व्यक्ति और आता जिसका नाम था रॉबर्ट वैगनर। रॉबर्ट वैगनर क्या करता है, इस थ्योरी को एक्सप्लेन करता है, कुछ कमियां थी वो उसमें सुधार करता है और हमें बताता है कि हाँ ये थ्योरी ऐसे ऐसे, इस थ्योरी में जो घटनाएं बताई गई है वो ऐसे ऐसे उस टाइम में हुई होगी। आपसे एग्जाम में पूछेंगे थ्योरी किसने दी, तो जॉर्ज एम लेंथियर ने दी थी। कब दी थी? 1966 में। कौन से देश का रहने वाला था? तो बेल्जियम का रहने वाला था। इस थ्योरी को बाद में किसने एक्सप्लेन किया? तो रॉबर्ट वैगनर ने किया। कब किया? 1967 में। रॉबर्ट वैगनर वही व्यक्ति है जो बाद में जाकर एक थ्योरी जिसे बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ये थ्योरी हम आगे करेंगे। ये थ्योरी दी थी रॉबर्ट वैगनर ने, तो वो चीज़ें हम आगे करेंगे। ठीक है, अब आपको मैंने छोटी सी बातें बता दी कि बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी, किसने इसको एक्सप्लेन किया था, और इस थ्योरी में क्या बोला गया है कि हमारा ब्रह्मांड कैसे बना था। तो हम आगे की चीज़ें कवर करते हैं अब। तो ये चीज़ें मैं एक बार रफ कर रहा हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब देखिए क्या हुआ था, इस थ्योरी में क्या बोला गया कि स्टार्टिंग में जब कुछ नहीं था ना, कुछ भी नहीं था, ये दुनिया जो आज हम देख रहे हैं ये दुनिया नहीं थी, ये ब्रह्मांड नहीं था, तो क्या था? तो ये बोला कि किसी टाइम में एक छोटा सा पॉइंट था जिसे जॉर्ज एम लेंथियर ने नाम दिया था। क्या नाम था उनका? जॉर्ज एम लेंथियर। 1966 में थ्योरी मिली थी। तो जॉर्ज एम लेंथियर ने इस पॉइंट को नाम दिया था एकाकी परमाणु। क्या दिया था? एकाकी परमाणु, जिसे इंग्लिश भाषा में क्या बोला गया? सिंगुलरिटी। क्या बोला गया? सिंगुलरिटी। इसने ये बोला कि आज हम जो भी हमारे सामने देखते हैं, जो ब्रह्मांड हमें नज़र आता है, जो ये मार्कर है, मैं हूँ, बोर्ड है, आप हो, ये पूरी धरती है, ये सौरमंडल है, ये गैलेक्सी है, ये ब्रह्मांड है, ये सारी जो एनर्जी है जो हम देखते हैं, ये सारे की सारी एनर्जी इस पॉइंट के अंदर समाई हुई थी, इस छोटे से पॉइंट के अंदर समाई हुई थी। इसके बारे में इसने कुछ बातें बताई, बोली इसके बारे में कुछ विशेषता है, कुछ स्पेशल चीज़ें हैं। वो क्या क्या बताई वो आपके एग्जाम में जरूर पूछेंगी कि इस पॉइंट का जो टेम्परेचर था ना, जो तापमान था, वो इन्फिनिटिव था, मतलब बहुत ही ज़्यादा इसका टेम्परेचर था। दूसरा, इसका जो घनत्व था वो भी बहुत ही ज़्यादा था। तीसरा, इसके ऊपर जो ग्रेविटी लग रही थी, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा था, गुरुत्वाकर्षण बल, वो भी इन्फिनिटिव था, बहुत ही ज़्यादा था। ये 3 चीज़ इसमें बहुत ही ज़्यादा थी। एक चौथी चीज़ थी जिसे बोलते हैं हम आयतन या वॉल्यूम। ये क्या था? बहुत ही लो था। क्या था? बहुत ही लो था। यानी जितना छोटा पॉइंट होगा, जितनी कम आयतन होगा, उतना ही ज़्यादा घनत्व होगा। क्या होगा? उतना ही ज़्यादा घनत्व होगा। अब ये ग्रेविटी होती है, गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि मान के चलो कि ये कोई पॉइंट है, ये कोई पिंड है, कोई बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है। ये जितनी एक दूसरे के पास रहेगी, जितनी एक दूसरे के नज़दीक होगी, उसमें उतना ही ज़्यादा इसमें ग्रेविटी लगेगी। ठीक है, और इन दोनों में जितना ज़्यादा इनका मास होगा, द्रव्यमान होगा, उनके बीच में उतनी ही ज़्यादा क्या होगी? ग्रेविटी, जो फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल, वो लगेगा। जितने दूर दूर होंगे उतना ही कम इनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। एक्चुअल में गुरुत्वाकर्षण बल करता क्या है कि ये चीज़ों को आपस में अट्रैक्ट करता है, एक दूसरे के पास लेकर आता है। तो यानी ये जो पॉइंट था, ये इसका घनत्व बहुत ही कम था, टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा था, और आयतन इसका बिल्कुल कम था। यानी इसके चारों तरफ, इसके अंदर की तरफ यहाँ पर प्रेशर लग रहा था, ग्रेविटी लग रही थी, गुरुत्वाकर्षण बल इसके ऊपर लग रहा था। सपोज कीजिए एक गुब्बारा है, आपने फुलाया हुआ है, उस गुब्बारे को जब आप अंदर ऐसे प्रेशर देते हो तो क्या होगा? एक ऐसा पॉइंट आएगा जब वो गुब्बारा ब्लास्ट कर जाएगा, वो गुब्बारा फूट जाएगा। तो ठीक ऐसा इस पॉइंट के साथ हुआ। आज से ठीक 15 अरब
साल पहले, 15 अरब साल पहले ये जो पॉइंट था, एक ऐसा वक्त आया जब इस पॉइंट में एक विस्फोट होता है और इसी विस्फोट को हम जानते हैं बिग बैंग के नाम से। यानी ये जो पॉइंट था ना, इसमें विस्फोट हो गया, इसके अंदर जो भी एनर्जी थी, जो टेम्परेचर था, जो इसमें पार्टिकल थे, वो बाहर की तरफ ये सारे बिखर गए। क्या हो गए? बाहर की तरफ ये सारे के सारे बिखर गए। इसके अंदर जो सारी एनर्जी थी, ठीक है, वो सारी ये यहाँ से ये बाहर निकलना स्टार्ट हो गई। इसके बारे में जॉर्ज लेमेंटर ने हमें 3 बातें फिर से बताई कि जब ये बिग बैंग वाली घटना हुई तो 3 चीज़ें हमारे सामने निकल कर यहाँ से आती है। पहला क्या? स्थान, अभी आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा, जिसे हम स्पेस के नाम से जानते हैं। दूसरा समय, जिसे हम टाइम बोलते हैं। और तीसरा पदार्थ। क्या? पदार्थ यानी कि मैटर। अब देखिए यहाँ पर जैसे ये इसमें विस्फोट होता है तो इसमें 3 पार्टिकल्स निकलते हैं, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तीनों पार्टिकल ही बाद में जाकर एक मैटर बनाते हैं, तत्व बनाते हैं। पहले गैस बनती है हाइड्रोजन, फिर ये तत्व बनाते हैं। यानी इससे पहले इस ब्रह्मांड पर कोई भी पदार्थ नहीं था। इस घटना के बाद ये पदार्थ हमारे सामने पहला बनता है। दूसरा समय, आज हम जो भी हमारे ये घड़ी में टाइम चल रहा है, हम ऐसे काउंट करते कि मैं 17 साल का हूँ, 20 साल का हूँ। हमारे पृथ्वी की एज लगभग 4.5 बिलियन वर्ष है हमारे सौरमंडल की। ये हम यहाँ से काउंट करते हैं। यानी सबसे पहला जो जीरो समय था, जब जीरो टाइम था, वो इस पॉइंट को माना गया है 15 अरब साल पहले। तो यहीं से समय का कंसेप्ट निकल कर आता है। और तीसरा स्थान का, यानी स्पेस का। अब मैं ये बोलूँ कि ये पॉइंट कितनी दूर है, जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट था, तो आप ये पूछेंगे सर ठीक है कितनी दूर है, पर किससे पूछ रहे हो? इस पॉइंट से कितनी दूर है, या यहाँ से कितनी दूर है, या यहाँ से कितनी दूर है? यानी अगर हमें किसी चीज़ के बारे में उसका स्पेस पता करना हो, उसके बीच में दूरी पता करनी हो, तो हमें एक दूसरा पॉइंट चाहिए, यानी दूसरा पार्टिकल हमें चाहिए। लेकिन पहले तो यहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टिकल था, लेकिन जैसे ही यहाँ पर विस्फोट होता है तो यहाँ पर अलग अलग पार्टिकल चले जाते हैं, तब इनके बीच में जो स्पेस वाला जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर निकल कर हमारे सामने आता है। तो ये चारों चीज़ें आपको याद रखनी है, यहाँ तक ये बहुत ही ज़रूरी है। अब क्या हुआ था कि जैसे ही एनर्जी यहाँ पर निकली थी, उसका टेम्परेचर बहुत ही, क्योंकि विस्फोट हुआ था। देखिए जब भी हम मूवी देखते हैं, ब्लास्ट होता है, तो उसमें बहुत सारी एनर्जी निकलती है, आग निकलती है, ऊर्जा निकलती है, यानी उसमें गर्मी होती है। तो क्या होता है कि जैसे ही वो आग निकलती है, लपटें निकलती है, तो जो लोग उनके सीध में आ जाते हैं, उसके क्या बोलते हैं, उसकी रेंज में आ जाते हैं, वो एक दूसरे से दूर भागते हैं ना, दूर भागते हैं। या मान के चलिए गर्मी का मौसम है और सर्दी का मौसम है। जब गर्मी का मौसम होता है तो कोई हमारे टच कर जाता है, तो मुझे बोलते हैं कि साइड में हट जाओ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। हम एक दूसरे से दूर दूर रहने का प्रयास करते हैं। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर कम होता है, सर्दी का मौसम आता है, तब एक दूसरे के पास आना हम शुरू कर देते हैं। तो वैसे ये जो एलिमेंट थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये भी यहाँ पर एक दूसरे से दूर भाग रहे थे, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा था, ठीक है, गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी। बाद में जाकर लगभग तीसरी स्टेज में इसका जो टेम्परेचर था वो 4000 डिग्री तक डाउन होता है। तो जैसे ही टेम्परेचर डाउन होता है, ये जो पार्टिकल थे, जो तनहा थे, जो अलग अलग भाग रहे थे, इन्हें मौका मिल जाता है एक दूसरे के पास आने का। और हमें पता है किसी भी एटम के अंदर इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ये ऐसे कर कर ये तीनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं और पहला जो एटम था वो यहाँ पर उसका निर्माण होता है। उस एटम का नाम क्या था? तो हाइड्रोजन उसका नाम था। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर सिर्फ 3 ही एटम बने थे, यहाँ पर सिर्फ 3 ही पार्टिकल थे। ऐसे पता नहीं कितने इलेक्ट्रॉन थे, कितने प्रोटॉन थे, कितने न्यूट्रॉन थे, जो यहाँ पर एक दूसरे से दूर भाग रहे थे। लेकिन जैसे वो टेम्परेचर डाउन होता है तो एक दूसरे के पास आना ये शुरू कर देते हैं। तो ऐसे पता नहीं कितने अलग अलग हाइड्रोजन यहाँ पर बने होंगे, अलग अलग हाइड्रोजन। तो कुछ की डेंसिटी ज़्यादा होगी, कुछ की कम होगी। तो जब यहाँ पर ये हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये फिर से प्रयास करते हैं एक दूसरे के पास आने का, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति है कि ये एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। तो 2 हाइड्रोजन मिलकर फिर से H2 बनते हैं और धीरे धीरे ये
हीलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्या होते हैं? हीलियम में जाकर ये कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ तक ये चीज़ें समझ में आई होगी। अब क्या होता है कि जब ये हीलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं ना, आपको मैंने यहाँ पर क्या बताया कि ये सारे यहाँ पर ये दूर दूर विस्फोट होने के बाद ये फैल गए थे, और जैसे मान के चलो ये ऐसे फैले थे, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ तो ये गैसें थी, हाइड्रोजन थी, कहीं पर हीलियम बन गई थी, कहीं पर इसमें धूल के कण भी थे। यानी ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर कहीं पर तो ऐसा होगा कि कई सारे हाइड्रोजन यहाँ पर इकट्ठे हो गए होंगे जिनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, और कई यहाँ पर कब एक साथ इकट्ठे हुए थे, तो यहाँ पर ये छोटा ये पार्ट था। अब क्या होगा, जितनी बड़ी ये वस्तु होगी, जितना ज़्यादा इनकी डेंसिटी होगी, जितना ज़्यादा इनका साइज़ होगा, तो ये छोटे वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अपनी तरफ अट्रैक्ट ये करेंगे। तो ये इसमें अंदर ये प्लस होते गए, और ऐसे करते करते बहुत ही बड़े गैस के पिंड हमारे सामने बन जाते हैं, जिसे बोलते हैं गैस के पिंड। और यही गैस के पिंड बाद में जाकर ये तारों में कन्वर्ट हो जाते हैं, और यही तारे बाद में जाकर गैलेक्सी का रूप धारण कर लेते हैं, और कई सारी गैलेक्सी मिलकर बाद में ब्रह्मांड का निर्माण कर देती है। तो इस तरीके से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। ये जो पूरा स्ट्रक्चर था यहाँ पर, इसे बोलते हैं नेबुला। क्या बोलते हैं? नेबुला। आपसे एग्जाम में पूछे कि नेबुला एक्चुअल में क्या है, तो नेबुला क्या है? यहाँ पर धूल के कण है प्लस में गैस है, यानी गैस और धूल के कण का जो मिश्रण होता है उसे हम नेबुला के नाम से जानते हैं। दूसरा, इसे क्या बोलते हैं? इसे ब्रह्मांडीय नर्सरी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ से क्या होता है? तारों का जन्म होता है, तारों का जन्म होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए, ये जो प्रोसीजर है ना कि गैस के पिंड बनते हैं, यहाँ से तारे बनते हैं, तो तारे बनने के मैंने सिर्फ शॉर्ट सी चीज़ें बताई है। एक्चुअल में तारे कैसे बनते हैं इसको लेकर हम पूरी एक क्लास बनाएंगे, जिसे आपको मैं पूरी प्रोसीजर समझाऊंगा कि तारे कैसे बनते हैं और लास्ट में तारे का जो जीवन है वो कैसे ख़त्म होता है। तो यहाँ तक आपको मैंने समझाने की कोशिश की है कि एक्चुअल में ब्रह्मांड कैसे बना। ये थ्योरी किसने दी? बिग बैंग थ्योरी। ये जॉर्ज एम लेगेंथियर ने दी थी 1966 में, जो बेल्जियम के पादरी थे। बाद में इसे एक्सप्लेन किया था रॉबर्ट वैगनर ने 1967 में जाकर। इनके अकॉर्डिंग स्टार्टिंग में एक एकाकी परमाणु था, एक छोटा सा पॉइंट था जिसका टेम्परेचर, घनत्व, गुरुत्वाकर्षण बल इन्फिनिटिव था, पर इसका आयतन बिल्कुल ही लो था। समय के साथ आज से 15 अरब साल पहले इसमें विस्फोट होता है। इस विस्फोट को हम जानते हैं बिग बैंग के नाम से। तो तीन चीज़ें हमारे सामने निकल कर आती हैं, स्थान, समय और पदार्थ। तो जब यहाँ से ये दूर दूर फैलते हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा था, बाद में यही टेम्परेचर डाउन होता है लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस। और इसके बाद ये तीनों जो पार्टिकल थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये आपस में मिलकर पहला एटम बनाते हैं जिसे बोलते हैं हाइड्रोजन। तो ऐसे पता नहीं कितने लाखों हाइड्रोजन थे जो आपस में जुड़ते हैं, और उस जुड़ने के प्रोसीजर को बोलते हैं हम संलयन के नाम से जानते हैं, जिसे बोलते हैं नाभिकीय संलयन। और बाद में जाकर ये हीलियम में कन्वर्ट होते हैं, और फिर ये नेबुला का एक निर्माण करते हैं, और इसी नेबुला से गैस के पिंड बनते हैं, और वहीं गैस के पिंड बाद में जाकर तारे में कन्वर्ट हो जाते हैं, और कई सारे लाखों तारे मिलकर एक गैलेक्सी का निर्माण करते हैं, और ऐसे ही लाखों गैलेक्सी बनकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। अगले लेक्चर में इनमें से कुछ फिजिक्स के कंसेप्ट बीच में आए हैं, आपको नहीं दिखे पर आपको मैं कल दिखाऊंगा, वो हम साथ में कवर करेंगे, क्योंकि मेरा मकसद है आपको कई सब्जेक्ट साथ में करवाना। पढ़ाऊंगा आपको ज्योग्राफी पर कुछ ऐसे कंसेप्ट है जो आपको आना जरूरी है, ताकि आपको ज्योग्राफी अच्छे से समझ में आ सके। आई होप कि आपको क्लास बिल्कुल अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।